जी नमस्कार साथियों, मैं श्याम सर आज कक्षा 10 का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो कि प्रत्येक रविवार आपको 7 बजे यह महामैराथन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन प्रत्येक रविवार आपको जो है 7 बजे तक जो है यह मिल जाएगा देखने के लिए। तो यह मैराथन जो है 2027 का एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह मैराथन में वह सभी सवाल दिया गया है जो कि आपको जो है डायरेक्ट मतलब कि बोर्ड का एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। और यह बहुत ही बेहतरीन ढंग का जो है क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है और अक्सर ऐसा ही जो है सवाल मतलब कि आता है एग्ज़ाम में। वही सब सवाल लेकर हम आए और हम आप लोगों को जो है विश्वास दिलाते हैं कि मेरा टोटल 15 मैराथन चलेगा क्लास 10th का प्रत्येक रविवार। अगर यह आप 15 मैराथन को जो है देख लेते हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका जो है 90+ नंबर आएगा सिर्फ मैथ में। तो आप लोग जो है यह वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और लाइक तो करवे कीजिएगा, इसके साथ जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इस तरह का जो है वीडियो जो है आप लोग को देखने के लिए मिले, इसके लिए जो है आप श्याम सर 0002 पर जो है मतलब कि चैनल है, इसको जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब आपको जो है यह मैराथन जो है प्रत्येक रविवार आपको मिलेगा। इसके बाद जो है प्रतिदिन सुबह 7 बजे जो है आपको चैप्टर वाइज जो है मतलब क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन मतलब कि देखने के लिए मिलेगा प्रत्येक रोज़। तो आप लोगों को करना क्या है, इस तरह का वीडियो को देखने के लिए जो है प्रत्येक रोज़ जो है 7 बजे जो है मतलब कि यह चैनल को जो है खोलकर आप देख सकते हैं। या अगर आप लाइक या सब्सक्राइब कर देते हैं तो सबसे पहले जो है आपको यह नोटिफिकेशन मतलब कि यह जो है जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। तो आइए चलते हैं, जो कि लमसम 30 से ऊपर क्वेश्चन लेकर आए हैं यह हमारा महामैराथन में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो कि द्विघात समीकरण से है, जो कि प्रत्येक साल जो है यह द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं यह सवाल को और इसको जो है सोल्व करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा जो है यह वीडियो लंबा होगा, इसके लिए जो है हम जो है क्वेश्चन मतलब कि लिख कर जो है सामने में बनाना उचित नहीं समझे हैं। सोचिए पहले ही क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे जो है इसको समझाते जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का रहा है द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक मतलब विभक्तर ज्ञात कीजिए। और विभक्तर जब हम लोग याद करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी, यानी विवेचक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डी से। और डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac = 0। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको a, b और c तीनों का मान ज्ञात करना पड़ता है। इसके बाद जो है तब हमको देखना है कि यह मूल का प्राकृतिक क्या है, यह मूल का प्राकृतिक क्या है। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में जो है मूलों की प्रकृति कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। और वह 3 इस तरह से होता है। पहला होता है b² - 4ac > 0, यानी कि b² - 4ac जो है 0 से जो है बड़ा होता है, जिसे असमान और वास्तविक कहा जाता है। इसके बाद दूसरा होता है b² - 4ac = 0, जिसे समान और वास्तविक कहा जाता है। तीसरा होता है b² - 4ac जो कि 0 से कम है, इसका कोई मूल नहीं निकलता है। तो हमको जो है यहाँ पे क्या निकालना है, प्राकृतिक ज्ञात करना है कि यह कौन सा प्राकृतिक है, असमान या वास्तविक या समान वास्तविक या कोई नहीं। इससे पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना है, विभक्तर। और विभक्तर का जो क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि विभक्तर यानी कि d बराबर निकालने के लिए सबसे पहले a, b, c का हमको जो मान निकालना पड़ता है। तो हम जो है फार्मूला सवाल में ही हमको देखना है कि ए बी सी कहाँ है, ए बी सी कहाँ है। तो क्वेश्चन है 9x² - 6x + 1, तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे क्या, सी।
ए बी सी, जहाँ ए बराबर कितना 9, बी बराबर कितना -6 और सी बराबर कितना 0। और ये तीनों का वैल्यू बैठा देना किस पर, यानी कि विभक्तर पर, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ हम क्या किए हैं, बी बराबर कितना है आपका -6, तो यहाँ लिखे -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर किए हैं, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दिए हैं। इसके बाद 4ac, तो 4 गुना ए बराबर कितना है आपका 9, तो लिखे हैं 9, और सी बराबर कितना है 1 बराबर कितना 0। या अगर ये -6 का स्क्वायर करते कितना आता है 36। इसके बाद यह चार तीनों को अगर गुना करते 9 गुना 4 गुना 1, यानी कि 4 9 1 को गुना करते कितना आता है 36 आता है। और 36 में से जब 36 घटेगा तो वो क्या हो जाता है 0। 36 में जब 36 घटाएंगे कितना आएगा 0। और जब विभक्तर का मान 0 का बराबर होता है, किसका बराबर होता है 0 का बराबर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है वास्तविक मान। तो विभक्तर का जो मान निकला वो कैसा मान निकला है, वास्तविक निकला है। कैसा निकला है, वास्तविक। अब जब ये वास्तविक निकल गया है तो हम अब जो है हमको क्या ज्ञात करना है, मूल। क्या ज्ञात करना है, मूल। और हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर क्या फार्मूला होता है, मूल बराबर फार्मूला आता है, मूल बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस, यहाँ छूट गया है, प्लस माइनस √b² -4ac बट्टा 2a, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर -b प्लस माइनस √b² -4ac, तो b की जगह क्या है आपका -6, इसलिए यहाँ पर दिया है क्या, b की जगह दिया है -6, और ये माइनस तो पहले ही से लगा है। इसके बाद प्लस माइनस b² -4ac बराबर कितना वैल्यू निकला है 0, तो यहाँ पर दिया है 0 बट्टा 2a, और a बराबर आपका कितना है 9, तो 2 गुना 9। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए लिखे कितना +6। इसके बाद ये प्लस माइनस जो है आगे में इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए बराबर लिखे कितना 6 और 9 दूनी 18। अब इसको जो हम डिवाइड किए तो 6 कम 6 6 3 18, यानी कि 1/3। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका मूलों का प्राकृतिक जो निकला है कितना निकला है 1/3। कितना निकला है 1/3। कहने का मतलब है इसका जो मूल का प्राकृतिक कितना निकलेगा 2 ठो निकलेगा 1/3। तो दूसरा भी आपका कितना निकलेगा, दूसरा भी कितना निकलेगा, वो अभी आपका जो है 1/3 ही निकलेगा, 1/3 ही निकलेगा। आइए अब जो है अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा इसको देखिए। अगला सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण। अभी जस्ट जो है पहले वाला सवाल जो था, पहले वाला सवाल वो अभी द्विघात समीकरण से था, और यह सवाल भी आपका किससे है, द्विघात समीकरण से है। किससे है, द्विघात समीकरण से। आइए द्विघात समीकरण में कहता क्या है, कह रहा है द्विघात समीकरण k+1 का होल स्क्वायर -2k-1 इंटू x + 1 बराबर कितना 0 में हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, k का। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, k का। k का मान ज्ञात करना है, जिसमें कह रहा है क्या मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है। आप हमको जो है कमेंट करके अभी जस्ट बताइएगा कि हम बताए थे कि द्विघात समीकरण में जो है मूलों की प्रकृति कितना होता है, 2 या 3 या 4। आपको यह कमेंट करके बताना है। इसमें आपको यह भी बताना है कि जब मूल बराबर हो तब वह क्या होता है, वास्तविक या समान या कोई नहीं, यह आपको बताना है। तो इसमें कह रहा है मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, विभक्तर, मतलब क्या डी। क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो जस्ट अभी हम आगे वाला सवाल में बताए थे डी निकालना होगा, और डी बराबर क्या फार्मूला होता है b² -4ac। तो इसमें जो सवाल जो दिया है आपका k+1 का होल स्क्वायर -2k-1 x प्लस बराबर कितना 0, इसमें पहले हम ABC मानेंगे। क्या मानेंगे, ABC। इसलिए मानेंगे ABC कि डी का जो है यानी विभक्तर निकालने के लिए b² -4ac होता है, b² -4ac होता है। इसमें हमको ABC चाहिए। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लिए, यहाँ पे लिखे क्या है, दिया है कि k+1 का होल स्क्वायर x -2k-1 x + 1। अब इसमें जो है इसमें हमको जो है ABC मानना होगा। तो k+1 बराबर हो गया आपका a, इसके बाद 2k-1 बराबर हो गया आपका b, और c बराबर हो गया आपका कितना 1। और यह तीनों का वैल्यू हमको बैठाना है किस पर, d पर, यानी विभक्तर पर। तो क्या है, d बराबर b² -4ac। अब इस पर जो हम लोग बैठा कर देखते हैं और इसका मान मतलब कि निकालने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए
यहाँ पे कह रहा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी बराबर कितना है आपका वैल्यू -2k-1। यहाँ दिया है क्या बी बराबर -2k-1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिया है। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दिया है। इसके बाद 4 है तो 4 दिया है। और ए बराबर आपका कितना है k+1, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बराबर कितना है k+1, यहाँ पर लिखेंगे क्या k+1। इसके बाद इंटू कितना सी बराबर कितना है 1, सी बराबर कितना है 1। तो अब हम क्या किए हैं, लिखे हैं या -2 का 2 रहेगा। इसके बाद k-1 का होल स्क्वायर -4 गुना k+1 इंटू 1 कितना है 1 है। इसको जब हम इससे गुना करते हैं तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। अब इसको क्या किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर किए हैं। इसका क्या किए हैं स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर किए हैं तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इसको जो है सेम छोड़ दिए, सिर्फ इसका स्क्वायर किया है, k-1 का स्क्वायर नहीं किए। इसका स्क्वायर किया कितना आया 4, ये -2 का स्क्वायर किया कितना आया 4। इसके बाद k-1 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये देखिए, ये जो है इसको जो हम गुना करेंगे 4 को k+1 से तो 4k+1 होगा। ये यहाँ पर हम लिखे 4k+1। अब यहाँ पर भी 4, यानी बराबर की इधर भी 4 है, बराबर की इधर भी 4 है। ये 4 दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बराबर का मतलब क्या होता है भागा होता है। बराबर का मतलब क्या होता है, थोड़ा यहाँ समझिएगा। आप सोचते होंगे कि ये जो है -2k-1 का होल स्क्वायर क्या है, तो ये टोटल का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम टोटल का नहीं किया, सिर्फ -2 का होल स्क्वायर किया, कितना आया है 4 आएगा। और इसको सेम छोड़ दिए हैं इधर, इसको जो हम मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 गुना k+1, तो लिखे हैं 4 गुना k+1। अब इसको जब गुना किया 4 आया तो ये 4 से 4 ये हो गया क्या कैंसिल। अब बच गया क्या आपका k-1 का होल स्क्वायर बराबर k+ कितना 1, k+1। अब आगे देखिए थोड़ा, अब यहाँ पर आ गया आपका k-1 का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़े हैं a-b का होल स्क्वायर पर। किस पर तोड़े हैं a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² - 2ab + b²। तो यहाँ लिखे हैं k² - 2k+1, और यहाँ पे आपका k+1 ही है, तो यहाँ लिखे हैं क्या k+1। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या किए हैं, k² का k² लिखे हैं, सॉरी यहाँ पर जो है -2k+1 को जो है डायरेक्ट इस साइड भेज दिए हैं, इस साइड भेजे हैं। तो इस साइड जो हम भेजे हैं तो इधर जो प्लस में है उधर माइनस में आएगा, और जो माइनस में उधर प्लस में जाएगा। तो यहाँ k² का k² छोड़ दिए हैं, -2k+1 को इधर जब लाया है तो ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, और ये प्लस में था तो यहाँ पर माइनस में आ गया। तो लिखे हैं k² बराबर यहाँ पे 2k और 1k कितना हो गया 3k, और माइनस प्लस ये दोनों तो कैंसिल हो गया है। इसीलिए k² बराबर कितना k² बराबर कितना 3k, और यहाँ पर जो है 2k है, यहाँ पे 1k है। तो 1k से यहाँ पर का 1k और यहाँ का 1k दोनों काट दिए हैं, तो बच गया क्या k। तो k बराबर कितना है आपका 3। इस प्रकार से जो है आपका k बराबर आंसर कितना आया है 3 आया है। इस सवाल को थोड़ा सा मतलब कि बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको बैठाना है किसका d बराबर b² - 4ac का वैल्यू। तो इसके लिए हमको मानना है क्या, यहाँ जो सवाल दिया है इसको a, इसको b, इसको c, और यहाँ पर जो हम किए हैं क्या k-1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो है सिर्फ इसका होल स्क्वायर किए हैं, इसका नहीं किए हैं। इसका जो होल स्क्वायर किए हैं इसलिए यहाँ पर कितना आया है 4 आया है। इसको जो है थोड़ा अच्छा समझिएगा। इसके बाद दोनों तरफ 4 है तो बराबर का मतलब होता है क्या भागा, इसलिए दोनों को डिवाइड कर दिया यानी भाग दे दिया है, बच गया इतना। इसका जो है a-b का होल स्क्वायर किया है, इसके बाद जो है इतना आया आपका आंसर। आगे चलिए, आगे देखिए सवाल में क्या कहता है 3 नंबर का सवाल। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए लंबा होगा कि लमसम इसमें जो है 35 से 40 क्वेश्चन है, और इसको जो है बारी बारी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है क्या एपी, क्या एपी। हम लोग जानते हैं कि एपी मतलब क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में बोलते क्या समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। आप लोग कमेंट में हमको जो है यह बताइएगा कि श्रेणी मुख्य रूप से कितने होते हैं, श्रेणी मुख्य रूप से कितने होते हैं। इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो में बताए थे, इससे पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि समांतर श्रेणी जो है मुख्य रूप से जो है कितने होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी जो है मुख्य रूप से कितने होते हैं। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा है तीसरा पद, और हम लोग जानते हैं तीसरा पद को क्या चीज़ से सूचित करते हैं A3 से। तीसरा पद बराबर कितना है 4, और नम्मा पद को हम किससे सूचित करते हैं A9 से। तो कह रहा है नम्मा पद कितना है -8। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद कैसा कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। कह रहा है कि ऐसा कौन सा पद
यानी कि कौन सा पद, यानी क्रम से लिखने पर जो है ऐसा कौन सा पद लास्ट में आ जाएगा कि ताकि वो कितना होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, ए3 बराबर कितना है 4। तो हम लोग जानते हैं कि तीसरा पद को ए3 से सूचित करते हैं और ए3 बराबर कितना है 4। और ए3 का फॉर्मूला क्या होता है, a+2d। इसको मान लिया क्या, समीकरण 1। क्या माने हैं, समीकरण 1। इसके बाद ए9 बराबर कितना है -8। तो ए9 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a+8d बराबर, इसको मान लिया क्या, समीकरण 2। क्या माने हैं, समीकरण। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, a+2d बराबर 4, a+8d बराबर कितना -8। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, तो सब में हम माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर भी घटा, यहाँ पर भी घटा और यहाँ पर भी घटा। यहाँ अगर घटाते हैं तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और ये एक ठो माइनस में, एक ठो प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब -8 में प्लस -8d में प्लस 2d घटाएंगे, कितना आएगा, -6d। और यहाँ पर जो है ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो 8 और 4 दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12। इसीलिए d बराबर हो जाएगा कितना, 12/-6। तो d का वैल्यू कितना निकला है आपका, d का वैल्यू कितना निकला है, -2। अब जो है जब d का वैल्यू निकल गया है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना होगा, a का वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू, a का। इसलिए कि अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, यानी कि अंतिम पद को जो है an से सूचित करते हैं। an बराबर होता है a+n-1 ऑफ d। तो ये अंतिम पद आपका क्या बताया है, शून्य बताया है। क्या बताया है, शून्य बताया है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए किसका, a का मान और d का मान। इसके बाद जो है किसका, n का भी मान चाहिए। तो हमको जो है a और d को तो सबसे पहले चाहिए। जहाँ हमको मिल गया क्या, d का मान मिला है, तो a का मान तो नहीं मिला है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1, कितना, समीकरण 1 में जो है इसका वैल्यू उठाएंगे। तो समीकरण 1 आपका कितना है, a+2d, a प्लस कितना है आपका 2d, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a+2d और d बराबर कितना वैल्यू निकला है, -2। तो यहाँ लिखेंगे a, यहाँ पर जो है लिखेंगे a+2d बराबर कितना 4। तो यहाँ पे a प्लस d बराबर कितना -2, तो -2 बराबर कितना 4। तो a बराबर -2 को 2 से गुना कीजिए, -4 बराबर कितना 4। तो a बराबर, यह माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसलिए 4 कितना हो जाएगा 8। और a बराबर कितना निकल गया 8। इस तरह से अगर देखा जाए तो a और d का वैल्यू निकल गया है, a और d का वैल्यू निकल गया है। और a और d का वैल्यू जब निकल गया है तो a बराबर कितना आ गया है 8 और d बराबर कितना आ गया -2। तो इसको हम जो है किस पर बैठाएंगे, इस पर हम इसको जो है हम किस पर बैठाएंगे, इस प्रकार से जो है a बराबर जो है 8 और d बराबर कितना -2 प्राप्त हुआ है। अब हमको जो है किस पर सेटिंग करना है, अंतिम पद। और हम लोग जानते हैं कि अंतिम पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंतिम पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a+n-1 ऑफ d। और अंतिम पद को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, an से। जहाँ पे कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो अंतिम पद बराबर an बराबर कितना दे दिए हैं, 0 दिए हैं। अब a बराबर कितना वैल्यू निकला है 8 और d बराबर कितना निकला है -2। तो 8 + n-1 और d बराबर कितना -2। यहाँ पे छूट गया, यहाँ पर जो माइनस देना होगा -2। अब जो है यहाँ पे लिखें क्या, ये प्लस में है, इसको जो है डायरेक्ट इस साइड लाए तो माइनस में -8। इसके बाद जो है n-1 -2। अब यह -2 से यह दोनों को गुना कीजिए, -2 को यह n से गुना कीजिए तो -2n और -2 को +1 से, तो -1 क्या होगा +2। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा हम क्या किए हैं कि ये +2 बराबर किधर है, इसको इस साइड लाया है तो ये प्लस में तो माइनस में आएगा और बच गया आपका क्या -2n। तो माइनस क्या प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का, 8 2 10 और -2n। तो माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी, यानी कि बराबर के दोनों तरफ है। इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 10 बराबर 2n। इसलिए n बराबर कितना 10/2, यानी कि 10 में 2 से भाग दिया कितना आया है 5 आया है। तो कह रहा है वह कौन सा पद जो है शून्य होगा, तो वह पद जो होगा कौन होगा, पाँचवा पद आपका क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। आइए अब थोड़ा अगला सवाल को देखते हैं। ये सवाल आपका जो है वृत्त से संबंधित है और अक्सर पूछा जाता है,
एक साल छोड़कर जो है दूसरा साल या तीसरा साल ऐसे करके जो है बार बार ये जो है पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, तो वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है वृत्त की उस जीवा की लंबाई, ये आपका जो है वृत्त का जो है जीवा है, क्या है, वृत्त का जीवा है, वृत्त का जीवा है। तो कह रहा है वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से, ये इसका क्या है, केंद्र से कितना दूरी पर है, 4 सेमी की दूरी पर है, 4 सेमी की दूरी पर है। थोड़ा यहाँ पे जो है सवाल को समझिएगा, सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में कह रहा है कि यह जीवा की लंबाई क्या होगा, यह जीवा की लंबाई क्या होगा, जिसमें कह रहा है वृत्त का जो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या आपका कितना है, 6 सेमी, कितना है, 6 सेमी, और इस यह जो है केंद्र से जो है 4 सेमी की दूरी पर ये क्या है, जीवा है, ये क्या है, जीवा है। तो कह रहा है बताइए कि जीवा का जो है टोटल लंबाई क्या होगा, टोटल लंबाई क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि यह जो फिगर देख रहे हैं, यह फिगर जो है सेम समकोण त्रिभुज की तरह है, और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण, और खड़ा भुजा को क्या बोला जाता है, लंब, और पड़ा भुजा को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आधार निकल जाता है तो इसका जब हम दुगुना कर देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, यह जीवा निकल जाता है, क्या निकल जाता है, जीवा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, आधार निकालना होगा। और हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में जो है कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जिसमें जो है इसमें कर्ण ए ओ क्या है, कर्ण है, और ओ एल क्या है, आपका लंब है। तो हमको क्या निकालना है, ए एल निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि ए एल बराबर यानी कि आधार बराबर क्या फार्मूला होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस कितना, 4 का स्क्वायर, कितना हो गया आपका 36, 36 में से 16 घटेगा कितना बचेगा, 20। और यहाँ पे क्या है, आधार का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है इस पर आएगा, तो जब ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा तो कितना होगा, ये रूट में आ जाएगा, और इसका रूट कितना निकलेगा, 4.4 कुछ। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका निकल गया कितना, 4.4, और जितना यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका मतलब इसका यह क्या है, दुगुना है, तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक 4.4 गुना कितना, 2। या तो आप जो है 4.4 को जो है 2 बार जोड़ भी सकते हैं, या तो जो है 2 से गुना भी कर सकते हैं। तो इतना ही आएगा, कितना आएगा, इतना ही आएगा। आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को जो है अच्छा से समझ में आया होगा। इसलिए क्योंकि यह जो है पाइथागोरस पर जो है आधारित है, यानी कि समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला जानता है वह आसान रूप से जो है इसको बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आपका जो है सांख्यिकी से है, किससे है, सांख्यिकी से, जिसे हम लोग बोलते हैं मतलब कि ये सांख्यिकी से है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स, क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। और ये माध्य का सवाल है, कैसा है, माध्य का। और हम लोग जानते हैं कि माध्य जो है एक आता है जो है मतलब कि सिंपल वाला यानी कि साधारण वाला, और एक आता है क्या, आंकड़ा वाला, एक आता है आंकड़ा वाला। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि साधारण माध्य का जो है क्या फार्मूला होता है, साधारण माध्य का क्या फार्मूला होता है। कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, क्या यह इसका फार्मूला है। अगर जो यह इसका फार्मूला है तो आप लोग जो है दिल बना के भेजिएगा, या आप लोग जो है कमेंट करके भेजिएगा यस। अगर यह इसका फार्मूला नहीं है तो आप लोग जो है रिप्लाई कीजिएगा यस या नो। देखते हैं इसका जो है रिप्लाई कितना स्टूडेंट देता है। और हम यह भी जानना चाहते हैं कि कितना स्टूडेंट जो है माध्य, सिंपल माध्य का जो है फार्मूला जानता है। तो ये है, आइए देखते हैं सवाल में। ये आंकड़ा वाला माध्य है, तो आंकड़ा वाला माध्य में जो है एक चर दिया रहता है, चर को हम लोग जो है एक्स से सूचित करते हैं और बारंबारता को एफ से। जहाँ पर जो है चर यानी कि एक्स बराबर दिया कितना, 4, 6, 8, 10, 12, और एफ बराबर दिया कितना, 4, 8, 14, 11 और 13। और जब आंकड़ा वाला हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, यहाँ से थोड़ा देखिएगा। इसका फार्मूला होता है माध्य का एक्स वाई बराबर होता है सिग्मा एफ आई। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम फार्मूला नहीं लिखे थे, मिस हो गया था। एक्स बराबर होता है सिग्मा
एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ये इसका फार्मूला है। इसका क्या है? फार्मूला है, और उसी फार्मूला को यहाँ पे उठाए हैं। तो आंकड़ा माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो कहने का मतलब है कि एफ आई को और एक्स आई दोनों को हम क्या करते हैं? पहले गुना करते हैं, और गुना करने के बाद उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसके बाद एफ आई, एफ जितना है उसको जोड़कर इसमें हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये जो यहाँ पे लिखा गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये यहाँ नहीं होगा, ये होगा यहाँ। कहाँ होगा? यहाँ होगा। सिग्मा एफ आई बराबर कितना? 40। ये यहाँ होगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। तो हमको यह समझना है कि आंकड़ा माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई दोनों को गुना करते हैं। गुना करने के बाद जितना आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। फिर जो है एफ आई, यानी कि ये एफ आई जो है, ये एफ आई को भी जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जितना आता है इस दोनों में क्या करते हैं? भाग देते हैं। ये माध्य निकालने का जो है तरीका है। तो आइए सबसे पहले जिसमें माध्य, यानी कि आपका जो है एफ दे दिया कितना? 4, 8, 12, 11, 13। एक्स दे दिया है 4, 6, 8, 10 और 12। तो सबसे पहले करेंगे क्या? ये आंकड़ा माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है एफ को, किसको? एफ को हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़कर कहाँ लिख दिए? कितना लिख दिए हैं? 40। यानी ये सब को जोड़ने पर कितना आया? 40। और एफ और एक्स, देखिए यहाँ पे क्या है? एफ इंटू एक्स, ये दोनों गुना होता है। तो दोनों को हम क्या करते हैं? गुना। तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। 8 छक्का 48। 14 गुना 8 112। 11 गुना 10 110। 13 गुना 12 बराबर कितना? 13 गुना 12 बराबर कितना? 13 गुना 12 बराबर कितना? 156। 156। तो हम क्या किए हैं? ये सब दोनों को गुना करके यहाँ लिखे हैं, और लिखने के बाद ये सबको हम जोड़े हैं। सबको क्या किए हैं? जोड़े हैं। तो जोड़ने के बाद कितना आया? 322। 322। अब माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, यानी कि यह दोनों को गुना करने के बाद जितना आया है उसमें जो है भाग दिए। कितना से? 40 से। 40 से भाग देने पर कितना आया है? 8.05। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको एक बार जो है फिर थोड़ा सा समझिएगा। करा क्या? आंकड़ा माध्य ज्ञात करने के लिए हमको निकालना पड़ता है एफ आई और एक्स आई। क्या निकालना पड़ता है? एफ आई और एक्स आई। और एफ आई और एक्स आई दोनों को क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो सवाल में दे दिया है एफ आई, इसके बाद जो है एक्स आई भी दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एफ आई और एक्स आई को गुना करेंगे। तो एफ आई और एक्स आई को गुना किए कितना है? 16। इसके बाद 8 को 6 किया है 48। 14 को 8 से 112। 11 को 10 से 110। 13 को 12 से 156। तो सबसे पहले क्या किए? दोनों को गुना किए। गुना करने के बाद ये एफ आई को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? एफ आई को। एफ आई को जोड़ने के बाद जितना आता है इसके बाद उसमें भाग दिया जाता है। तो एफ आई को जब जोड़े तो इतना आया है, और एफ आई और एक्स आई को गुना किया तो कितना आया है? जोड़ने पर, गुना करके जोड़ने पर कितना आया? 322। यानी गुना करके सबको फिर जोड़ा जाता है। तो कितना आया? 322। तो 322 से हम कितना से भाग दिए हैं? ये 40 से, क्योंकि इसका फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि गुना करके जोड़ने पर जो है जितना आता है तो कितना आया? 322। उसमें जो है 40 से हमको क्या करना है? भाग देना है। तो भाग देने पर कितना आया? 8.05। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आपको जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा। आगे सवाल यूक्लिड से है। किससे है? यूक्लिड से है। और हमको ज्ञात करना है क्या? मोसो ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए जो है हम दो तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं, एक भाग विधि और दूसरा जो है यूक्लिड का फार्मूला। और यूक्लिड का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो आप जो है या तो ए बराबर जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पर भी जो है आप मतलब कि बना सकते हैं, या तो आप जो है सिंपल इससे जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। तो 252 से 594 में क्या लगाए हैं? मौसो लगाए हैं, यानी महत्तम निकाले हैं। महत्तम निकालने के बाद कितना आया आपका? मौसो 4 आया है। तो ये सवाल में तो कोई जान है ही नहीं है, और हम लोग जो है एक शुरू से ही जो है पढ़ते आ रहे हैं कि मौसो कैसे निकालना है।
तो आइए अगला सवाल को देखते हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है n का कुछ ऐसा मान ज्ञात कीजिए, n का कुछ ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 4n पर समाप्त होता है, 4n पर समाप्त होता है। कह रहा है n का कुछ ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 4n पर समाप्त होता है। जब भी इस ढंग का सवाल रहेगा तो सबसे पहले हमको मान लेना है कि माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो है माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो ये n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। इसीलिए जो है n बराबर लिखे हैं 1 2 3 4 5। अब जो है यहाँ पर जो सवाल में दिया है 4n, तो n का जगह पर यानी कि 4n है तो n का जगह पर एक बार बैठाना है 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एवं प्रकार से जो बैठाते जाना है। देखना है कि 4 जो n है और n की जगह में 1 2 3 4 जो बैठाते हैं तो इसका वर्ग करने पर या इसको जो है मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में शून्य आता है, लास्ट में शून्य आता है। यह हमको जो है देखना है कि किस संख्या पर यह समाप्त होता है। तो आइए हम जो है बारी बारी से इसको बैठाते हैं। अगर जो है ये n की जगह 1 देते हैं और 1 को हम 4 को जब एक बार गुना करते हैं कितना होगा? 4 ही होगा। अगर जो है n की जगह हम 2 देते हैं और 4 को हम 2 बार गुना करते हैं कितना होगा? 16। और n की जगह हम 3 देते हैं तो यहाँ पर जो है 4 को 3 बार जब गुना करते हैं कितना आता है? 64। इसी प्रकार 5 देंगे तो फिर गुना करना होगा, 6 देंगे तो फिर गुना करना होगा। तो इस तरह से अगर गुना करते हैं तो अंततः यानी कि लास्ट तक भी जो है आपका शून्य नहीं आता है, शून्य नहीं आता है। तो कह रहा है n का कुछ ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो कि 4n पर समाप्त होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या जो है 4n यानी कि n की जगह हम बैठाते हैं तो लास्ट में शून्य नहीं आएगा। शून्य तभी आ सकता है जब इसका जो है लास्ट गुणनखंड कितना होगा? 2 और 5 होगा, अन्यथा नहीं आ सकता है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आपको जो अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। कह रहा है n का कुछ ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 4n पर समाप्त हो सकता है। सीधा करना क्या है, जहाँ n है वहाँ पर जो है 1 2 3 4 इस प्रकार से बैठाते जाना है, सबका स्क्वायर करते जाना है। तो सबका जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट तक भी जो है शून्य नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा कि यह 0 पर समाप्त नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि अभ्यास 1 से है। अभ्यास 1 से है और यह प्रश्न तो एक तरह का कहा जाए तो रामबाण है। क्या है? रामबाण, जो कि प्रत्येक साल चैप्टर 1 से जो है इसको पूछना ही पूछना है, इसको पूछना ही पूछना, हर हाल में यह पूछता है और यह सवाल को जो है हमेशा कहता है सिद्ध करने के लिए। तो आइए थोड़ा इसको जो है सिद्ध करके जो है देखते हैं कि इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। कह रहा है सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध क्या करना है कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब भी इस ढंग का सवाल रहता है तो जस्ट इसका अपोजिट मतलब उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? उल्टा मानते हैं। माना कि √3 परिमेय संख्या है, क्या बोलेंगे? जस्ट इसका उल्टा मानते हैं। अपरिमेय है तो क्या मान लेंगे? परिमेय। क्या है? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा जो है अंश बट्टा हर अर्थात p बट्टा q के रूप में रहता है। इसीलिए लिखे हैं √3 बराबर कितना? p बट्टा q, यानी कि √3 क्या है? परिमेय संख्या। मान लीजिए क्या परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या माना है तो इसको p बट्टा q यानी कि अंश बट्टा हर के रूप में लिखेंगे। इसीलिए √3 बराबर कितना? p बट्टा q, जहाँ ये q जो है 0 से बड़ा नहीं है। याद रखिएगा q जो है 0 से बड़ा नहीं है। अब जो है अब यहाँ पर जो लिखेंगे √3 बराबर कितना? p बट्टा q, और लिखेंगे मतलब कि दोनों तरफ यानी √3 और p बट्टा q दोनों तरफ जो है वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, दोनों का हम स्क्वायर कर रहे हैं, यानी √3 का भी स्क्वायर और p बट्टा q का भी स्क्वायर, या √3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करते हैं तो √3 गुना 3 √3 गुना √3 बराबर कितना होता है? 3 होता है। तो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा अगर √3 को 3 से गुना करते हैं तो 3 आता है, तो √5 को अगर हम √5 से गुना करेंगे तब कितना आएगा? तो √3 को जब 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 3,
और इसके बाद जो है पी बट्टा क्यू स्क्वायर ये है। तो ये स्क्वायर जो है दोनों पर है, पी पर भी है और क्यू पर भी है। तो लिखिए पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर, या 3 बराबर ये पी स्क्वायर बट्टा ये क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्यू स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 क्यू है। अगर यहाँ पे 3 रहता 3 क्यू, तो इसका मतलब 3 क्यू है। तो यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर यानी कि 2 क्यू है, तो इसको हम लिखेंगे क्या क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक क्यू को इससे हम गुना किया तो कितना होगा 3 क्यू बराबर क्या पी स्क्वायर बटा क्या क्यू स्क्वायर, जहाँ ऐसा ध्यान जहाँ 3 क्यू जो है पूर्णांक, 3 क्यू क्या है पूर्णांक है, 3 क्यू क्या है पूर्णांक है। इसीलिए पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर, ये 3 क्यू क्या है पूर्णांक है और पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर क्या है परिमेय संख्या। और हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि परिमेय संख्या जो है हमेशा अंश बट्टा हर के रूप में रहता है। तो आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि सिर्फ चार या परिमेय है कि अपरिमेय है, या आप लोगों को यह बताना है कि √9 परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है कि अपरिमेय है। आप लोगों को यह भी बताना है कि 3√3 बट्टे √3 यह परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो हम क्या बताएं कि ये पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसीलिए 3 क्यू क्या है एक पूर्णांक संख्या है और पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर क्या है परिमेय संख्या है, जिसके कारण जो है पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है, कभी बराबर नहीं होता है। इसीलिए मेरा मानना क्या है गलत है। √3 क्या है, √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में पूछा जाता है। तो 1 नंबर में इसको जो है शॉर्ट तरीका से पूछा जाता है। तो शॉर्ट तरीका के लिए एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, इसका भी एक मैराथन रहेगा जिसमें लमसम जो है यह थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए इसमें जो है लमसम 40 क्वेश्चन रखे हैं। लेकिन इसका जब ऑब्जेक्टिव का हम मैथ का जब मैराथन बनाएंगे तो इसमें जो है लमसम 100 क्वेश्चन रहेगा, और उसको जो है सिर्फ मतलब कि क्वेश्चन को देख कर जो है आंसर लगाना है। लेकिन इसमें तो हमको क्या करना होगा बनाना होगा। आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल को कह रहा है 1.8 यानी कि 1.8 को पी बट्टा क्यू के रूप में लिखिए। पी बट्टा क्यू अभी जस्ट बताया, पी बट्टा क्यू मतलब क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है परिमेय संख्या। कि इसको हमको जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे आइए थोड़ा देखते हैं। इसको मान लेना है, माना कि x बराबर कितना 1.8, x बराबर 1.8। जब भी दशमलव के बाद कोई भी संख्या लिखा जाता है तो वह जो है कई बार लिखा जाता है, कई बार लिखा जाता है। इसीलिए जो है इसको हम माना कि x बराबर कितना 1.8, यह इसको हम लिखे हैं x बराबर 1.888। इसमें और भी हम 8 लिख सकते थे, और इसको मान लिया क्या समीकरण 1। अब क्या लिखे हैं कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब जो है समीकरण 1 को जब हम दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, कितना 10 से गुना करते हैं, तो x को हम जब 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10x, और 1.88 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो कितना होता है 18.8। अब ये हो गया आपका क्या समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, या आप यह भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 कितना है 10x बराबर 18.88, और समीकरण 1 कितना है x बराबर 1.88। तो 10 में से जब हम एक x को घटाते हैं कितना बचता है 9x, और 18.88 में 1.88 को घटाते हैं तो ये 88 दोनों का मतलब कट जाएगा, बच जाएगा 18 में से जो एक घटेगा कितना बचेगा 17। इसीलिए x बराबर कितना, इसीलिए x बराबर कितना 17/9, x बराबर 17/9। तो इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से अगर देखा जाए तो 1.8 का जो है p बट्टे क्यू के रूप में कितना निकला है, कितना निकला है 17/9, कितना निकला है 17/9। इसी तरह जो है एक और सवाल जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह सवाल तो अभी जो बताया है वो तो पूछता ही है, इसके अलावा यह भी सवाल जो काफ़ी पूछता है। आइए इसको हम देखते हैं। इसमें कहा क्या रहा है थोड़ा सा देखिए। सवाल में क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक नहीं कह रहा है, विषम पूर्णांक
6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। और जब ये कहेगा विषम, तो विषम में जो है 2 से भाग देने पर पूरा भाग नहीं लगता है, लेकिन सब में 2 से भाग देने पर पूरा भाग लगता है। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो आपको मानना क्या है, माना कि धनात्मक पूर्णांक कोई कितना है, ए है। क्या है, ए है। इसीलिए b बराबर कितना, 6, b बराबर 6। b बराबर 6 इसलिए माना है कि आपको जो है यह ज्ञात करना है कि यह तो धनात्मक पूर्णांक है लेकिन कैसा है, विषम पूर्णांक है, इसलिए b बराबर कितना माना है, 6। अब जो है इसको हम फार्मूला से तोड़ेंगे। कौन सा फार्मूला, यूक्लिड विधि से। कौन विधि से, यूक्लिड विधि से। और हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड को क्या चीज़ से, ए से सूचित करते हैं। और यूक्लिड को जब ए से सूचित करते हैं तो ए बराबर क्या फार्मूला होता है, BQ+R, BQ+R, जो 0 से बड़ा एवं बराबर है, जो 0 से बड़ा एवं बराबर है। और विषम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए जो है R बराबर हम लोग मानते हैं कितना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या मानते हैं, 6। क्योंकि इसको अगर देखा जाए हिंदी भाषा में कहा जाए तो इसको बोला जाता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो R बराबर क्या है, शेषफल। तो हमको जो है मतलब कि विषम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए R बराबर मानना होगा। R बराबर क्या होगा, मानना होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, ये हमको मानना होगा। तो R बराबर हम पहले कितना माने हैं, 1। कितना माने हैं, 1। कितना माने हैं, 1। और b बराबर कितना है आपका, 6 तो है ही है, इसलिए a बराबर BQ+R। तो b की जगह हम क्या दिए, 6, q का q, और r बराबर कितना दिए, 1। फिर जो है b की जगह हम कितना दिए, 6, और r की जगह हम कितना दिए, 2। इसके बाद जो फिर b की जगह में 3, और r की जगह हम कितना रहे, 3। कितना दिए हैं, 3 दिए हैं। इसके बाद जो है फिर b की जगह हम कितना दिए हैं, 6, और r का जगह में कितना दिए हैं, 4। इस प्रकार से जो इसका जब मान बैठाए हैं तो क्या आया है, 6q+1, यानी कि 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5। लेकिन हमको ज्ञात करना क्या, विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि समपूर्णांक नहीं। तो विषम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, यह सब में 2 से विभाजित करना होगा। तो 2 से अगर हम विभाजित करते हैं ये इसमें पूरा भाग लग जाता है, इसमें भी पूरा भाग लग जाता है, लेकिन भाग किस में नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है। तो इसीलिए आपका जो है मतलब कि विषम धनात्मक पूर्णांक यानी कि a बराबर हो जाएगा BQ+1, BQ+1, 6q+ कितना 3, और 6q+ कितना 5, 6q+5। बाकी जो आपका बच जाता है वो क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक है। सम क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो एक बार इसको और समझ लीजिएगा, इसको जो बनाया कैसे जाता है। जब भी इस ढंग का सवाल रहेगा पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक कितना है, a है, और b बराबर कितना 6। इसके बाद जो है यूक्लिड विधि से a बराबर BQ+R, और जहाँ जहाँ R है वहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैठाएंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर क्या बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे। बैठाने के बाद जो है इस प्रकार से आएगा। और इसमें सिर्फ हमको चुनना क्या है, जो इसमें चुनना क्या है, इसमें हमको जो है वह चुनना है, इसमें हमको वह चुनना है जो कि विषम है। इसमें विषम कौन है आपका, तो विषम आ जाता है 1, 3 और 5। बाकी जो है 2 से विभाजित नहीं है, बाकी 2 से विभाजित नहीं है। और जो 2 से विभाजित नहीं है वो आपका क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। और जो 2 से विभाजित होगा वो आपका क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हमको जो सम धनात्मक नहीं करा ज्ञात करने के लिए हमको विषम धनात्मक। तो विषम धनात्मक आपका क्या हो गया, 6q+1, 6q+3 और 6q+ कितना 5, 6q+5। अगला सवाल देखिए, जो कि यह भी क्लास 10 का जो पहला ही चैप्टर से है, और यह भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें करा क्या, 2 संख्या का गुणनफल कितना है 240, और मौसम कितना आपका 4, मौसम कितना है 4 है। तो कह रहा है लॉस क्या होगा। तो सिंपली इसको क्या करना है, फार्मूला में बैठाना है। तो लॉस बराबर क्या फार्मूला होता है, 2 संख्या का गुणनफल बट्टा क्या मौसम। तो 2 संख्या का गुणनफल कितना है आपका 240 बट्टा कितना 4। तो 240 में 4 से भाग दीजिए, कितना आ जाता है 240 में जो है 4 से भाग दीजिए, तो आपका आ जाता है 60। कितना आता है 60 आता है, लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया था। कितना आ जाता है 60। इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो गया 60। अब आगे देखिए, यह आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस सवाल है, यानी कि यह सवाल जो है आपका चैप्टर 9 कितना चैप्टर 9 से है।
और इस सवाल को थोड़ा देखिए, यह सवाल कैसे बना है। कह रहा है कि 15 मीटर का एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी कितना है, 15 मीटर का लंबा है, और इसको जो है दीवार से सटा दिया गया है, दीवार से सटा दिया गया है, दीवार से सटा दिया गया है, जिसमें वह 60 डिग्री कोण बनाता है। कहने का मतलब यह है कि जब इसको जो है दीवार में सटाया जाता है, किसमें, दीवार में सटाया जाता है, और नीचा से जब वो सीढ़ी का जो ऊपर वाला कोण इसको देखा जाता है, तो कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री कोण बनता है। तो कह रहा बताइए यह दीवार में जो इसको सटाया गया है, तो यह दीवार की लंबाई क्या होगा, ये दीवार की लंबाई क्या होगा, यानी कि यह दीवार का जो है ऊंचाई करा ज्ञात करने के लिए। और जब भी इस ढंग का सवाल रहेगा, हाइट एंड स्टाइल का जब भी सवाल रहेगा, ऊंचाई और दूरी का जब भी सवाल रहेगा, तो सबसे पहले जो है इसमें हमको यह देखना है, यह हमको देखना है कि इसमें दिया क्या है। तो दिया आपका क्या है, दिया आपका क्या है, इसको इस तरह से मान लेंगे ABC, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। तो दिया क्या है आपका, कर्ण दिया है, और निकालने के लिए क्या कर रहा है, लंब, निकालने के लिए क्या कर रहा है, लंब। तो जो चीज़ कहेगा निकालने के लिए, जो चीज़ कहेगा निकालने के लिए उसको नीचा लिखा जाता है, और जो चीज़ दिया रहता है उसको पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसको जो है हम लिख लेंगे, लिखेंगे क्या, दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, दिया है ABC एक क्या, त्रिभुज है, जिसमें AC क्या है, कर्ण है, और कर्ण की लंबाई कितना है, 15 सेमी, और BC, ये BC जो है, BC हमको जो है निकालना है, और थीटा बराबर कितना दे दिया है, 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। फिर एक बार देखिए, इसको लिखना है इस तरह से कि दिया है कि AC यानी कर्ण बराबर 15, और BC हमको जो है क्या है, निकालना है, और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज BCA से, त्रिभुज ABC से होगा, क्या होगा, त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, त्रिभुज यहाँ पे नहीं होगा, लिखने में थोड़ा सा, हाँ यही होगा, त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कोण ABC से, कोण ABC से। तो पहले क्या लिखना है, दिया है कि कर्ण बराबर इतना और थीटा बराबर 60 डिग्री, निकालना हमको क्या है, लंब निकालना है। इसीलिए कोण ABC से, कोण B को इसलिए बीच में रखे हैं कि कोण B कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए इसको बीच में रखे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ दिया रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो निकालना रहता है उसको नीचा लिखा जाता है। तो दिया क्या है, AC दिया है, इसीलिए AC बटे क्या होगा, BC, क्योंकि हमको BC निकालना है, BC हमको निकालना है, इसीलिए AC बटे क्या, BC। और हम लोग जानते हैं कि H, ये AC को जो हम किससे, AC बराबर कितना, H क्या, H बट्टे क्या, P, यानी कि H बराबर कर्ण, H बट्टे P, यानी क्या होता है, सेक थीटा, H बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा। फिर एक बार इसको समझिएगा, जो चीज़ हमको निकालना रहता है उसको नीचा लिखते हैं, और जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो दिया क्या है, AC, इसलिए AC को पहले लिखे हैं, और निकालना क्या है, BC, इसलिए BC को हम बाद में लिखे हैं। तो AC को हम क्या मानते हैं, कर्ण, और ये BC को क्या मानते हैं, लंब, इसीलिए H बराबर क्या लिखे हैं, P, H बराबर P, और H/P बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और थीटा का जो हमें कितना दिया है, 60 डिग्री, इसीलिए सेक थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। या इसको हम लिख सकते हैं H/P बराबर कितना, H/P बराबर सेक 60 डिग्री कितना, 2, और H बराबर कितना वैल्यू है आपका, 15 मीटर। या लिख सकते हैं क्या, 15/P, H बराबर कितना, 15, और P तो रहेगा ही, और बराबर कितना, 2, नहीं कुछ तो 1। अब जो है ये 2 को P से गुना कर दिए, 2P, और 1 को 15, इसीलिए P बराबर 15/2 बराबर 7.5। तो इसका मतलब है वह दीवार जिस पर हम सीढ़ी को खड़ा किए हैं उसका जो है ऊंचाई कितना है, 17.5, कितना है, 17.5 है। अब आगे सवाल देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे जो सवाल है आपका यह ब्रिज से है, किससे है, ब्रिज से सवाल है। इसको भी थोड़ा सा देखिएगा, कह रहा है क्या, एक घड़ी दिया हुआ है, और यह घड़ी का जो है मिनट का सुई, घड़ी का मिनट का सुई, सबसे बड़ा सुई कौन होता है, सेकेंड का, उससे छोटा कौन होता है, मिनट का, और उससे भी छोटा कौन होता है, घंटा का। तो कह रहा है ये घड़ी का मिनट का सुई जो है, मिनट का सुई 15 सेमी है, इसका मतलब है कि इसका लंबाई कितना है, 15 सेमी है।
तो कह रहा है कि यह वृत्त में जो है 20 मिनट तक घूमता है। कितना मिनट तक? 20 मिनट तक। यहाँ से लेकर जो है वह जो है 20 मिनट तक घूमता है। तो कह रहा है जब वह 20 मिनट तक घूमता है, 20 मिनट तक वह घूमता है, तो कितना क्षेत्रफल को यह घेरता है। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी वृत्त में जो है कोई क्षेत्रफल को घेरा जाता है तो उसे त्रिज्याखंड कहा जाता है। और वृत्त में जो है, पूरा वृत्त में जो है कुल कितना डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री। तो कह रहा है यह 360 डिग्री में जो है कितना क्षेत्रफल तक यह जो है घेरा है। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना? 60 मिनट। और जहाँ पूरा वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। तो कह रहा है 20 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 20 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि त्रिज्याखंड, यानी कि वृत्त में जो है यह त्रिज्याखंड जो बनाता है, त्रिज्याखंड जो यह बनाता है, ये त्रिज्याखंड करा निकालने के लिए ये त्रिज्याखंड जो बनाता है, तो त्रिज्याखंड बराबर जो है फॉर्मूला होता है। त्रिज्याखंड बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मतलब इसमें कोण कितना डिग्री बनाना है, पहले हमको कोण ज्ञात करना है, इसके बाद जो है इसका जो है त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यह जो घुमा है, यानी कि 20 मिनट तक जो है, यह 20 मिनट तक जो है मिनट का सुई जो घुमा है, तो सबसे पहले ये कितना डिग्री कोण बनाता है ये हमको जानना है। तो यहाँ ये 20 मिनट तक घुमा है, तो 20 मिनट तक जो घुमा है तो यहाँ पे पूरा जो है वृत्त में जो कुल कितना डिग्री कोण बनाता है? 360 डिग्री का। यहाँ लिखेंगे 360 बट्टा कितना? 60 इसलिए लिखे हैं तो हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, इसीलिए 360 बट्टा कितना? 60 गुना कितना? 20। 60 गुना कितना? 20। यह 60 से इसमें भाग दिए हैं, 60 से इसमें जब भाग दिए हैं तो भाग देने पर कितना आया है? 120। तो थीटा बराबर, यानी कोण कितना बनाता है? वो 120 डिग्री बनाता है। इस प्रकार से जो है थीटा कितना बनाता है? 120 डिग्री। और आर बराबर कितना है? 15 है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और थीटा बराबर यानी कि कितना डिग्री कोण बना है? 120। तो 120 बट्टा 360 गुना पाई बराबर 10/7 गुना आर स्क्वायर, यानी 15 गुना 15। जब इसको हम सोल्यूशन किया यानी काटे हैं तो काटने के बाद कितना आया है? 1650 बट्टा 7 और भाग दिया कितना आया है? 235.5। 235 कितना आया है? 5 आया है। तो इस प्रकार से जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। कितना? 235.5। अब चलिए अगला सवाल आपका जो है त्रिकोणमिति से है। किससे है? त्रिकोणमिति से। और त्रिकोणमिति का जो है जब भी ये मान वाला सवाल रहता है, कौन सवाल रहता है? मान वाला सवाल रहता है, तो इसके लिए जो है त्रिकोणमिति में जो है एक परियोडिक टेबल दिया गया है जिसमें जो है टोटल मान बैठाया गया है, साइन का, साइन 90 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 0 का। तो वह जो है मान आपको ज्ञात करना बहुत जरूरी है, बिना वह मान का जो है यह सवाल नहीं बनेगा। तो इसमें करा क्या? 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसमें जो है सिर्फ उसका मान बिठाते गए हैं। तो 4 का 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है? यानी कि tan 45 का मान कितना है? 1। और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दिया है। इसके बाद साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। √3/2 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर किए हैं। अब आइए सवाल को फिर जो है आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 4। और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 कितना होता है? 3। और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दिया है। फिर √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3। और 2 दूनी कितना? 4। और यहाँ नहीं कुछ तो 1, सबके एलसीएम लिया है, कितना आया? 4। 1 से 4 में भाग दिया है, 4 को 4 से गुना किया 16, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिया है। फिर 4 से 4 में भाग दिया है 3, फिर 4 से 4 में भाग दिया, फिर आया कितना? 3। यह 3 से यह 3 कट गया है, आ गया कितना? 16/4। और 16 में 4 से भाग दिया, कितना आया है? 4। ये आपका आंसर निकल गया। कितना निकला है? 4। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि 2 tan 30 डिग्री, यानी कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? जस्ट आपको क्या करना है? इसका वैल्यू बैठाना है। क्या करना है? वैल्यू बैठाना है।
तो हम करेंगे क्या, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बट्टे, तो यहाँ बट्टे दे दिए हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर 1 माइनस tan 30 का मान कितना आता है, 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या किया है, 2 को 1 से गुना किया है, 2/√3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दिया है, 1/√3 का स्क्वायर जब किया है तो 1/3 होगा। अब यहाँ पर जो है फिर 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 में 3 भाग दिया, 1 से 3 में भाग दिया 3, 3 को 1 से 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दिया है, फिर 3 से 3 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुना किया, इतना आ गया है 2/√3। अब जो है 3 में से 1 घटा है, 2/√3, और बट्टे का मतलब क्या होता है, भागा, बट्टे का मतलब क्या होता है, भागा, और भागा में क्या होता है, जो नीचा रहता है वो ऊपर, जो ऊपर रहता है वो नीचा, इसीलिए 2/√3 यह नीचा था, इसलिए ऊपर गया और यह नीचा गया, तो 2 कैंसिल, बच गया आपका कितना, 3/√3। यहाँ लिखिए क्या, 3/√3। अब ये 3/√3 जो आया है, इसका हर का परिमेयकरण किया है। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है कि जो प्लस में रहता है उसको, जो प्लस में रहता है ऊपर नीचा माइनस से वह गुना हो जाता है। यहाँ पे क्या है, तो यह माइनस प्लस में नहीं है, ये 3/√3 है, √3 का हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो √3 से ऊपर नीचा दोनों गुना होगा, तो ऊपर नीचा से गुना किया है, तो 3 को √3 से, 3√3, अब √3 को √3 से गुना कीजिए, कितना आता है 3, और 3 से 3 में भाग दिया, आ गया कितना, ये 3 से 3 में भाग दिया, 3 3 कैंसिल, बच गया कितना, √3, कितना बच जाता, √3। ये आपका जो है आंसर हो गया, क्या है आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका जो है द्विघात समीकरण से है, किससे है, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में क्या है, ये जो है एक जो है यह नहीं दिया था, कह रहा है x + 1/x बराबर 3, x + 1/x बराबर 3, जो x जो है 0 का बराबर नहीं है, तो इसमें कह रहा है हमको क्या, मूल ज्ञात करने के लिए। तो हम 1 और x का एलसीएम लिया, कितना है x, 1 से x में भाग दीजिए, x को x से गुना कीजिए, x² प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए, x से x में भाग दीजिए, 1 को 1 से 1 बराबर 3/3, नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1, हम क्या किए हैं, गुना किए हैं, 1 को x² + 1 से, इतना आएगा, और फिर x को 3 से, 3x, या इसको लिख सकते हैं x² - 3x प्लस कितना 1। अब इसका जो हम मूल ज्ञात करेंगे, इस तरह का सवाल हम बताए हैं, जस्ट शायद एक ही नंबर में बताया है। तो ये आ गया क्या, द्विघात समीकरण में आ गया, क्योंकि इस पर घात कितना है, 2 है, घात कितना है, 2 है, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। तो इसमें मान लेंगे यह a और यह b और ये c, ABC मानने के बाद जो है सबसे पहले हमको d निकालना है, यानी b² - 4ac, यह निकालने के बाद जो है इसका जो मूल निकालने का सूत्र है -b + √b² - 4ac बट्टे 2a, इस पर क्या करना है, इसको बैठा देना है, और स्वतः जो यह मान निकल जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका अर्धगोला से है, अगला प्रश्न आपका अर्धगोला से है। कोई हमको जो है कमेंट में लिखकर बताइएगा कि गोला का सूत्र क्या होता है। क्या गोला का सूत्र जो है 4/3 पाई r क्यू होता है। अगर गोला का सूत्र 4/3 पाई r क्यू होता है तो यस या दिल बना के लिखिएगा, यस या दिल बना के लिखिए, ठीक। इसके बाद आप हमको यह भी बताइएगा कि अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू होता है। अगर होता है तो आप लोग जो है अपना अपना जो है नाम लिखकर हमको भेजिएगा, जो सब अपना अपना नाम लिखकर भेजिएगा हम समझ जाएंगे कि वो उसको जो है यह फार्मूला याद है, ठीक। अब चलिए, कह रहा क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का जो है वक्र पृष्ठीय जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, 3 पाई × d/2², या इसको आप यह भी लिख सकते हैं 3 पाई r², क्या लिख सकते हैं 3 पाई r²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 3 पाई r²। तो यहाँ पर अर्धगोला का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई r², तो इसका जो है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोला का क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। हम थोड़ा सा जो है
दूसरा तरफ ध्यान चले गया था, इसके लिए सॉरी। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन कर रहा है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 3π × d/2r²। यह भी होता है और इसका फॉर्मूला यह भी होता है 3πr²। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, पाई का मान और आर का मान। और हम लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 22/7, कितना होता है 22/7। और दूसरा इसका मान कितना होता है 3.14 या 3.17, 3.14। इसमें से जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा पाई का मान कितना होता है 3.14 या 3.17। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी जो है इसका जवाब दे सकता है और कौन कौन यह जो है जानता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² होता है, 3πr²। तो इसमें जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई और आर का मान चाहिए, जहाँ आर ज्ञात करने के लिए जो है सबसे पहले हमको देखना होगा व्यास। व्यास कितना है 14 है। तो व्यास का आधा क्या होता है आर यानी कि त्रिज्या होता है। तो हम क्या किए व्यास का जो है आधा किए, यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास/2 यानी कि व्यास का आधा 14/2 बराबर कितना 7। तो इस प्रकार से त्रिज्या भी मेरा निकल गया है। क्या निकला है त्रिज्या भी निकल गया है। और सिंपली हम करेंगे क्या फॉर्मूला बैठाएंगे। तो यहाँ पर क्या 3πr², 3 × 22/7 × आर बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं 7 × 7 या इतना भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए 3 × 22/7 × आर, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया 22 66 गुना कितना 7 बराबर 462। इस प्रकार से जो इसका आंसर कितना आया है 462 आया है। अब जो है फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है शंकु से, किससे है शंकु से। कह रहा है शंकु का त्रिज्या कितना है 7 सेमी और ऊंचाई कितना है 24 सेमी। तो कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले जो है शंकु का जो है फार्मूला क्या होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं, फार्मूला को देख लेते हैं। इसके बाद जो है इस पर हम विचार करेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है 1/3πr²h, 1/3πr²h। कहने का मतलब यह है कि शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको पाई का मान चाहिए, आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। और देखते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया है। तो हमको जो है आर बराबर दे दिया है कितना 7 सेमी और एच बराबर कितना दे दिया है 24 सेमी। तो जब आर और एच दे ही दिया है तो हमको बनाने में जो है अब कठिनाई नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट हम क्या करेंगे सवाल मतलब कि फार्मूला पर इसको सेट करते जाएंगे। तो 1/3 × 22/7 r², आर बराबर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर गुना 24। तो 1/3 × 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 × 7 गुना कितना 24। इससे इसमें भाग दीजिए, 7 7 कैंसिल, 3 से यह 24 में भाग दीजिए 8। और 22 को 7 से गुना कीजिए, 22 को 7 से जब गुना करते हैं कितना आ जाता है, पहले 8 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 गुना कितना 7। तो 176 को 7 से जब गुना करते हैं कितना आता है 1232 आता है, 1232 आता है। आप लोगों को जो है कमेंट में जो है यह बताना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है या πr/l² होता है, πr/l² होता है। देखते हैं इसका जो है सही जवाब कौन देता है कि πr/l होता है कि πr/l² होता है। अगर इसका जो है जिसको यह मालूम है कि जिसको यह समझ में आता है कि πr/l इस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वह अपना जो नाम लिखेगा। जिसको यह समझ में आता है कि πr/l² जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वह जो है दिल बनाकर भेजिएगा। क्या बनाकर भेजिएगा, दिल बनाकर भेजिएगा। तो हम समझ जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आइए अगला सवाल को देखते हैं। अब कह रहा क्या गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोला नहीं अर्धगोला, किसका अर्धगोला का, अर्धगोला का। यह सवाल हम जस्ट भी हम बताए हैं, यह सवाल जो है जस्ट बताए हैं, इसलिए इसको छोड़कर जो है अगला सवाल को चलिए 19 नंबर में। 19 नंबर में देखिए क्या कहता है सवाल। 19 नंबर में कह रहा क्या कि 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम शीर्ष आने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। शीर्ष आने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। और हम लोग जाते हैं कि प्रयत्ता बराबर क्या फॉर्मूला होता है परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणाम, परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणाम। अब चलिए जो है ये तो हो गया फॉर्मूला आपका कि प्रयत्ता बराबर फॉर्मूला होता है परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणाम।
अब जो सवाल पर देखते हैं, कह रहा है दो सिक्का और हम लोग जानते हैं कि एक सिक्का में जो है दो पहलू होता है, एक होता है हेड और दूसरा क्या होता है, टेल। क्या होता है, टेल। तो यहाँ पे एक सिक्का का बात नहीं कर रहा है, सिक्का कितना बात कर रहा है, दो। दो सिक्का को उछालने पर कम से कम शीर्ष आने की प्रयत्ता क्या होगा, शीर्ष आने की प्रयत्ता क्या होगा, यानी कि हेड आने की प्रयत्ता क्या होगा। तो एक बात बताइए कि जब एक सिक्का को हम उछालते हैं उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन यहाँ पे बात कितना कर रहा है, दो सिक्का को जब उछाला जाएगा तो उसमें जो है एक बार में या तो हेड आएगा, यानी दोनों सिक्का में जो है हेड आएगा, या तो दोनों सिक्का में क्या आएगा, टेल ही आएगा, या तो एक में हेड आएगा या तो एक में टेल आएगा, या तो एक में टेल आएगा या तो एक में हेड आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए कि दो सिक्का को जब एक बार उछाला जाता है, यानी कि दो सिक्का को जब एक बार उछाला जाता है उसमें कुल परिणाम कितना निकलता है, तो 4। कितना निकलता है, 4। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा। लेकिन इसमें कह रहा है क्या, कम से कम शीर्ष आने की प्रयत्ता क्या होगा। तो कम से कम जो है शीर्ष मतलब कि हेड, कम से कम हेड आने की प्रयत्ता क्या होगा। तो इसमें कुल परिणाम आपका कितना हो गया, 4, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल या तो हेड टेल या तो टेल है, तो कुल परिणाम कितना आ गया, 4। और कह रहा है कम से कम हेड आने की प्रयत्ता, तो कम से कम जब हेड आएगा तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो कम से कम हेड कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसीलिए प्रयत्ता बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परिणामों की संख्या, तो परिणाम कितना है 3 और कुल परिणाम कितना है 4। कुल परिणाम कितना है 4, इसीलिए 3/4 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी आपका जो है प्रयत्ता से ही है, यह भी सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह सवाल से थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको जो है देखिएगा आप लोग। कह रहा है दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। अभी जस्ट हम बताए हैं कि जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा तो उसमें कुल परिणाम कितना आएगा, 4। दो सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रयत्ता, अब उसमें कह रहा था कम से कम हेड, इसमें सिर्फ कह रहा है केवल हेड आना चाहिए, कम से कम हेड नहीं, सिर्फ क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हेड। तो हम लिखेंगे कि दो सिक्का को एक बार जब उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना आता है, 4। कितना आता है, 4। और परिणाम कितना है, सिर्फ 1। क्या परिणाम कितना है, 1। उसमें भी क्या कर रहा है, सिर्फ हेड आना चाहिए, इसीलिए प्रयत्ता बराबर परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, और परिणाम कितना है 1 और कुल परिणाम कितना है 4, इसलिए 1/4 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका कह रहा क्या कि दो संख्याओं का योगफल, संख्या कितना आपका 2 है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है। कितना है, 50। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है, 7 गुनी है। तो कह रहा है वह कौन कौन संख्या है जिसे जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 50 आएगा। तो हम मान लेंगे, माना कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या कितना है, y है। अब प्रश्न से कह रहा है क्या, दोनों को जब जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 50, इसीलिए x + y बराबर कितना, 50। इसको समीकरण 1 माने हैं। अब कह रहा है प्रश्न से, कह रहा पुनः प्रश्न से कि एक संख्या दूसरी का क्या है, 7/3 गुनी है। तो पहला संख्या कितना है, x, दूसरा कितना हुआ, y का 7 गुनी, इसीलिए x बराबर कितना, 7y/3 कितना 3। अब x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 कितना है आपका, समीकरण 1 आपका कितना है, x + y बराबर कितना, 50। अब x बराबर कितना आया है, 7y/3, तो यहाँ लिखेंगे 7y/3 + y/1 बराबर कितना, 50। अब इस यह दोनों के एलसीएम जो लिए हैं 3 से 3 में 3, 1 को 7 से 7y, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए, 1 से 3 में 3 को y से 3y बराबर कितना, 50। 7 3 कितना हो जाता है, 10y, और 3 को जब हम 50 से गुना करते हैं कितना, 150, इसलिए y बराबर कितना, 150 कितना 10 बराबर कितना आ गया, 15। यानी कि y बराबर दूसरा संख्या आपका कितना आ गया, 15। तो पहला संख्या कितना होगा, तो फिर x + y बराबर 50। ये पहला ही समीकरण में जो है y का मान देकर रखिए, किसका मान ज्ञात करेंगे, x का, तो y बराबर कितना, 15। तो x + 15 बराबर 50, इसीलिए x बराबर 50 - 15 बराबर कितना, 35। तो इस प्रकार से देखा जाए तो x बराबर कितना आया है, 35, और y बराबर 50 कितना है, 50 आया है। आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल
जो कि यह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी यह तो मैराथन पहला है, अभी टोटल 15 मैराथन आपको देखना है। कितना? 15 मैराथन। और इस प्रकार से जो है प्रत्येक रविवार आपका जो है मैराथन आएगा। और इसलिए जो है आप लोग जो है यह मतलब कि चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त अपने मित्रों के पास जो है शेयर भी कीजिएगा। और जो हम जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं उसका जो है कमेंट भी कीजिएगा, यानी कि उस क्वेश्चन का जो है रिप्लाई भी देते जाइए। कह रहा है किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग कितना है? 10। कह रहा कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा का योग जब कर देते हैं तो कितना आता है? 10/3। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह संख्या x है। तो मान लिए जब वह संख्या x है तो प्रश्न से उसका व्युत्क्रम कितना होगा? उल्टा कितना होगा? 1/x। और फिर कह रहा है क्या? जो पहले संख्या मान है वह संख्या और उल्टा संख्या दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10/3। इसीलिए x + 1/x बराबर 10/3। नहीं कुछ तो एक और x कैल्शियम x, 1 से x में भाग दीजिए। x को x से गुना कीजिए। x² प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर x से x में एक को 1 से गुना कीजिए। 1 बराबर 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कोना कोनी गुना। अब जो है 3 को x² + 1 से गुना कीजिए तो होगा क्या? 3 गुना x² + 1 और ये x को 10 कितना होगा? 10x। तो हो गया आपका कितना? 3 को x से 3x² प्लस 3 बराबर 10x। अब इसको इस साइड लाए हैं तो 3x² प्लस में तो माइनस है, माइनस 10x + 3 बराबर 0। अब इसका हम क्या किया है? गुणनखंड तोड़े हैं। यह दोनों में क्या मिल रहा है? 3x। तो कॉमन ले लिए बच गया क्या? x - 3। और ये दोनों में क्या मिल रहा है? ये -1 मिल रहा है तो कॉमन ले लिए बच गया क्या? x - 3। इस प्रकार 3x - 1 और x - 3, इसलिए 3x - 1 बराबर 0 और x - 3 बराबर कितना? 0। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपको कितना निकला है? x बराबर 1/3 और कितना? 3। तो इसका जो है यह संख्या कितना है? कौन कौन है? 1/3 और 3 है। 1/3 और क्या है? 3 है। ये 23 नंबर का सवाल है। और 23 नंबर के सवाल में देखिए कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल देखने में जितना डेंजर है, जितना खतरनाक है, उतना ये खतरनाक है ही नहीं। इसमें सिर्फ ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा। सवाल देखकर डरना नहीं है, क्योंकि आप श्याम सर से पढ़ रहे हैं और श्याम सर से पढ़ने का मतलब है सवाल को से डरना नहीं। सवाल को जो है इस तरह से समझ लेना कि अगर इस टाइप का अगर जो है दूसरा कोई सवाल आता है तो उसको आप चुटकी में तोड़ दीजिए। तो आइए करा क्या? समीकरण युग्म √2x + √3y बराबर 0 तथा √3x - √8y बराबर कितना? 0। इसको हल करना है कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। और प्रतिस्थापन विधि में जब भी हल किया जाता है तो इसमें क्या होता है? एक चर संख्या को बराबर को उस साइड भेजा जाता है। आइए जो है देखते हैं। पहले सवाल में कह रहा क्या? √2x + √3y बराबर कितना? 0। यह समीकरण 1 है। इसके बाद √3x - √8y बराबर कितना? 0। यह समीकरण 2 है। अब हम किससे? समीकरण 1 से। तो क्या बताए थे? कोई एक चर संख्या को उस साइड भेजा जाता है, इसीलिए √2x + √3y बराबर कितना? 0 है। तो इसलिए √2x बराबर कितना आ जाएगा? इसको जब उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आएगा, -√3y। अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा? -√3y में जो है यह √2 से भाग दिया जाएगा। तो x बराबर इतना वैल्यू निकल गया। फिर x का मान समीकरण 2 में देने पर तो 2 आपका कितना है? √3x - √8y बराबर 0। तो √3x - √8y बराबर कितना? 0। और x बराबर वैल्यू कितना है? -3 √y बटे कितना? √2। इसको यहाँ पर बैठाते हैं x की जगह में। ये तो √3 है, ये है, और ये x जगह में कितना बैठ जाएगा? कितना बैठेगा? तो √3 बटे कितना? -√3 बटे कितना? √2 माइनस ये √8y बराबर कितना? 0। अब हम करेंगे क्या? √3y को √3y से गुना करेंगे, रूट कैंसिल, और बच जाएगा कितना? 3y गुना 3y बराबर कितना? -3y बटे कितना? √2 और -8y बटे कितना? 1। अब करेंगे क्या? इसका और इसका दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना होगा? √2। अब ये √2 से √2 में भाग देंगे। 1 को -3 से -3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दीजिए। फिर 1 से √2 में भाग दीजिए, √2, और √2 को जब √8 से गुना कीजिए कितना होगा? √16 होगा। या -3y और √16 का वर्गमूल -4, तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस, यानी -7y बटे कितना? √2 बराबर 0। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। 1 को 7y से, -7y बराबर कितना? 0।
1 को -7 से वाई, 7y से -7y और √2 को 0 से, कितना होगा 0, इसीलिए y बराबर कितना 0 बटे -7 और 0 में कोई भी संख्या से भागते कितना आता है 0। तो इस प्रकार से जो है y की वैल्यू कितना आ गया है 0। अब y बराबर जब 0 आ गया है तो y का मान जो समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 कितना है आपका √2x + 3y बराबर कितना 0। तो √2x + √3y बराबर 0 और y बराबर कितना वैल्यू निकला है 0। यहाँ 0 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 0 होगा और √2x बराबर कितना 0, इसीलिए √2x बराबर कितना 0, x बराबर 0 बटे √2 और 0 में √2 से भाग देंगे कितना आएगा 0 आएगा, इसीलिए x बराबर 0 और y बराबर कितना। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं 24 नंबर का। कह रहा है बहुपद है, क्या है बहुपद है। बहुपद 6x² - 7x - 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए शून्यक ज्ञात कीजिए। और शून्यक जो है हम लोग किस विधि से ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से, तो इसका मतलब इसका पहले गुणनखंड निकालना होगा। तथा कह रहा शून्यक का गुणांकों के बीच संबंध की जाँच भी कीजिए और इसको कह रहा जाँच भी करने के लिए, क्या करने के लिए जाँच करने के लिए। अब देखिए इसको जांच हम कैसे करते हैं, और जांच करने से पहले हम क्या निकालेंगे शून्यक। तो 6x² - 7x - 3 का शून्यक जो हम निकाले हैं, तो इसका जो हम शून्यक निकाले हैं, क्या निकाले हैं शून्यक, तो शून्यक कितना निकला है x बराबर -1/3 और x बराबर कितना 3/2। क्योंकि शून्यक निकालने के लिए सब जानते हैं, जब 10 क्लास में पढ़ते हैं तो यह पहला ही चैप्टर में शून्यक निकालने के लिए, अगर आप शून्यक निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो आगे आपसे सवाल बनेगा भी नहीं, इसीलिए जो है इसको हम छोड़े हैं। तो इसका शून्यक कितना आ गया है -1/3 और 3/2। अब कह रहा है क्या इसको जांच कीजिए, तो जांच तो बताना होगा क्योंकि जांच बिना जांच का तो ये सवाल बनेगा नहीं। तो अब जांच जो है कह रहा है जांच कीजिए, तो जांच करने के लिए पहले जो है शून्यक का योग लिखेंगे, इसके बाद शून्यक का गुणनफल लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं शून्यक का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और शून्यक का योग का जाँच करने का ये फार्मूला है -b/a बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो -b/a ये हो गया a और ये b और ये c, तो b बराबर कितना है -7, यहाँ -7 और a बराबर कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे क्या 6। अब करा x का गुणांक, यहाँ देखिए x बराबर कितना है 7, यहाँ लिखेंगे कितना 7 और x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कौन है यानी कि x² किससे गुना हुआ है 6 से, तो यहाँ लिखेंगे कितना 6। ये देखते हैं दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, क्या हो गया है ये बराबर हो गया। इसका जो शून्यक का योग का जांच हो गया है और शून्यक का गुणनफल का जांच करना है। तो शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और यहाँ पर देखिए c बराबर कितना है 3 और a बराबर कितना है 6। और इसका फार्मूला के शून्यक का गुणनफल का जो है फार्मूला होता है c/a, और उसका जांच करने का फार्मूला क्या होता है c/a बराबर कितना अचर पद बट्टा क्या x² गुना, तो c/a यानी कि -3/a, c ये है और ये a ये है 3/6 बराबर कितना अचर पद 3 और x² का गुणांक माइनस कितना 3, तो -3। यह इस प्रकार से जो है यह दोनों बराबर है और इसका जो है जांच हो गया, क्या हो गया है जांच। तो ये जो है सिंपली क्या है आपका जांच करने का फार्मूला। याद रखिएगा कि जब भी जांच किया जाता है तो शून्यक का योगफल ये फार्मूला लिखा जाता है और शून्यक का गुणनफल में जो है ये फार्मूला लिखा जाता है और इसमें जो है ABC का मान बैठा दिया जाता है। इस प्रकार से आपका जो है जांच किया जाता है बहुपद का, किसका बहुपद का। अब अगला सवाल देखिए, बहुपद का यह सवाल देखकर जो है अक्सर बच्चा डरता है, सोचता है इसका क्या हम निकालें, इसका जो है सही आंसर क्या निकाले या ये कैसे निकलेगा। क्योंकि शून्यक जो निकालने का जो है गुणनखंड विधि से बताया है, लेकिन इसमें जो है a+b का होल स्क्वायर जो आ जाता है यानी कि अल्फा स्क्वायर जब बीटा स्क्वायर आ जाता है तो बच्चे लोग जो है घबरा जाते हैं कि इसका जो है मान कैसे निकलेगा, और वह जो है तरह तरह का जो है सोचने लगते हैं, कभी कभार जो यह सवाल छोड़कर भी भाग जाते हैं, इसको जो है देखना भी नहीं चाहते हैं। तो लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं किससे श्याम सर से, तो श्याम सर से पढ़ने का मतलब है सवाल को देखना नहीं, इसको तोड़ ही देना, क्या करना तोड़ देना और अच्छा तरह से इसको जो है समझ लेना। तो आइए सवाल में करा है यदि बहुपद x² + x + 1 एक शून्यक है तो अल्फ़ा और बीटा, शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, कह रहा है यदि बहुपद x² + x + 1 का शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है α² और β² का मान ज्ञात करने के लिए जो है मान ज्ञात करने के लिए
इसका जो है फार्मूला को देख लीजिए, इसका फार्मूला को देख लीजिए। जब तक आप फार्मूला को नहीं देखिएगा तब तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। फार्मूला ये देखिए, फार्मूला में क्या कह रहा है, तो फार्मूला में कहा क्या रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो दोनों ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए A1 B1 C1 मानना होगा। तो A बराबर ये हो गया, B बराबर ये हो गया और C बराबर ये हो गया। कहने का मतलब A बराबर 1, B बराबर V1 और C बराबर V1। इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस B बाई A, यानी कि माइनस 1/1 बराबर कितना आता है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना आता है 1, कितना आता है 1। अब इसको जो है फार्मूला पर सेटिंग करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस, कितना माना है माइनस 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 1। तो 1 कितना 1 को 2 से गुना कीजिए। तो माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे 1 और 1 को जब 2 से गुना कीजिएगा कितना आ गया 2, कितना आएगा 2। और यह माइनस 2 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 1। इस प्रकार से जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा माइनस 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, AP है, क्या है AP है। और हम लोग जानते हैं कि AP उसे कहा जाता है जिसमें अंतर क्या है समान आता है। जिसमें अंतर समान आ गया इसका मतलब वह क्या है AP है। अगर अंतर समान नहीं आया तो वह AP नहीं है। तो यहाँ देखिए यह कह रहा है क्या AP है, क्या है AP है। तो इसका मतलब अंतर समान होगा। 17 में से 9 घटेगा 8, 25 में से 17 घटेगा कितना 8। तो अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब जो है यह AP है। कि 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों का क्या ज्ञात कीजिए, योग। जब भी AP में जो योग ज्ञात किया जाता है तो योग बराबर फार्मूला होता है। योग बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या है थोड़ा देखिए। AP में जो है जब भी योग को ज्ञात कीजिएगा तो योग बराबर क्या फार्मूला होता है, ये योग को जो है सूचित किया जाता है SN से। और SN बराबर फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 ऑफ d। इसका मतलब यह है कि AP में जो है योग ज्ञात करने के लिए आपको किसका मान चाहिए, n का, a का और किसका d का। तो आइए देखते हैं यह सब है कि नहीं है। तो n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो यहाँ पर जो है a बराबर कितना है 9 और d बराबर कितना 8 और n बराबर कितना है 10। इसका मतलब है n a d तीनों का मान यहाँ पर दे दिया है। तो हमको सिंपली क्या करना है, इस पर जो है बैठाना है। बैठाकर जो इसको निकाल लेते हैं। तो n बराबर कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बट्टे 2, तो बट्टे 2 गुना a और a बराबर कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 प्लस n बराबर कितना 10, तो 10 और d बराबर कितना 8, तो 8 यहाँ लिखेंगे 10 बट्टे 2 और 9 दूनी कितना हो गया 18 और 10 में से 1 घटाएगा 9 को 8 से गुना कीजिए 72। अब सबसे पहले कोष्ठक क्रिया कर लीजिए 72 8 72 18 कितना हो गया 90। अब और 10 में 2 से भाग दीजिए 5 18 और 90 को 5 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 448। इस प्रकार जो है आपका जो है मतलब AP में जो है 10 पदों का योग कितना आ गया 450। आगे और सवाल देखिए। आगे सवाल करा क्या, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। फिर वही करा योग। और योग बराबर क्या फार्मूला होता है, अभी जस्ट हम बताएं कि योग बराबर फार्मूला होता है, योग को SN से सूचित करते हैं। और SN बराबर क्या फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 ऑफ d। और इसके लिए फिर हम क्या चाहिए, n चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए a चाहिए और d चाहिए। तो इसको जो है कहता है 8 का प्रथम 15 गुणज। तो 8 को जो है महाल की तरह यानी पहाड़ा की तरह जो है कितना तक लिखेंगे 15 तक। तो पहला होगा 8, दूसरा होगा कितना 16, तीसरा होगा कितना 24 पहाड़ा की तरह। इसके बाद कितना होगा 32, इसके बाद होगा 40 एवं प्रकार से जो अगर 15 तक हम लिखते हैं कितना आता है 120। कितना आता है 120 आता है, कितना आता है 120। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें जो है प्रथम पद हो गया यानी कि a बराबर हो गया कितना 8 और d बराबर भी आपका कितना आ गया 8 और n यानी कि कुल कितना संख्या है 15 संख्या है। तो n बराबर आ गया कितना 15। तो इसको क्या करना है फार्मूला पर बैठा देना है। तो n की जगह हम क्या बैठाएंगे 15, एक जगह हम क्या बैठाएंगे 8 और d की जगह हम क्या बैठाएंगे 8। तो 15/2 8 दूनी कितना आ गया 16, 15 में से 1 घटेगा 14, 14 को 8 से गुना करेंगे 112, 112 में 16 को जोड़ेंगे कितना होगा 128 बट्टे 15/2 गुना 128। और यह जो है
128 में 2 से भाग देंगे 64, 64 को 15 से गुना कीजिए, कितना आता है 960। कितना आता है 960। हमको लगता है यह सवाल बनाते समय मेरा वीडियो रुक गया होगा, शायद इसको हम नहीं समझा पाए हैं, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। चलिए इसको समझा ही देते हैं फिर से, लगता है हमको कि इसको हम नहीं समझा पाए हैं, शायद वीडियो रुक गया होगा। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, जहाँ हमको सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें दो भुजा क्या है, बराबर है, दो भुजा क्या है, बराबर है, ए सी भुजा बराबर है और बी सी भुजा क्या है, बराबर है। तो हमको जो है सिद्ध करना है क्या, ए बी स्क्वायर बराबर क्या 2ac स्क्वायर। तो हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कोण सी बराबर कितना 90, और सिद्ध करना क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, जिसमें जो है ये बी सी बराबर है किसका, ए सी का, और ए सी बराबर किसका, बी सी का। तो इसमें हमको क्या सिद्ध करना है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को योग करते कितना आता है, इसका बराबर आता है। तो हम लिखेंगे क्या, ए बी बराबर यानी कर्म बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, तो ये बी सी बराबर किसका है, ए सी के बराबर है, यानी कि बी सी जो है बराबर ए सी का है। तो बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, इसलिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2ac स्क्वायर। इस प्रकार से जो है ए बी स्क्वायर बराबर क्या 2ac स्क्वायर। अब आगे देखिए सवाल में कह रहा है क्या, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितना है 2a है। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज उसे कहा जाए जिसकी आपस में सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, तीनों बराबर है, तीनों क्या है, बराबर है। और इसको जो है दो भागों जब विभाजित किया है, ये 2a है तो यह ए और ये बन गया है, ठीक है, यह दोनों को जब जोड़ेंगे तो इतना बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें ऊंचाई क्या होगा, यानी कि ऊंचाई मतलब क्या एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना है, ए बी, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी है जो कि समबाहु है, जहाँ ए बी, बी सी और ए सी तीनों क्या है, बराबर है, और बी सी पर जो है लंब क्या है, ए डी है, इसीलिए ए डी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, क्या बी डी स्क्वायर, इसीलिए ए बी बराबर कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, 2 दूनी कितना होगा 4 माइनस ए का स्क्वायर, और 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटेगा, कितना बचेगा 3a स्क्वायर। और जब इसका हम रूट तोड़ेंगे तो ए का जो है रूट टूटेगा तो ए आएगा, लेकिन रूट 3 का नहीं टूट पाएगा, तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। अब इसमें देखिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र में कह रहा क्या कि इतना इतना का जो है दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसमें जो है x1 x2 y1 और y2, इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2, और इस पर जो बैठा देना है, बैठा देने के बाद इसमें क्या करना है, इसका जो है वर्गमूल तोड़ना है। इस प्रकार से आपका जो है आंसर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है क्या, निर्देशांक ज्यामिति का यह सवाल है। इसमें कह रहा है कि बिंदु ए बराबर कितना है -5, 4 और बी बराबर कितना 7, 8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो रेखा का मध्य बिंदु जो ज्ञात करेंगे इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, थोड़ा सा देखिएगा। इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो सबसे पहले हमको जानना है कि x1 कहाँ है, x2 कहाँ है, y1 कहाँ है और y2 कहाँ है। तो इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो यहाँ पर हम लिखे हैं x1 बराबर कितना 5, y1 बराबर कितना 4, x2 बराबर 7, y2 बराबर कितना -8। अब x1 + x2, तो x1 आपका कितना है -5 और x2 बराबर कितना है 7, कितना है 7, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए हैं। फिर y1 और y2 दोनों को जोड़ के कितना है 2 से भाग दिए हैं। तो 7 में से जब 5 घटेगा तो 2, और 2 में 2 से भाग दिए 1, और -8 में से 4 घटेगा -4, और -4 में 2 से भाग दिए कितना है 2। इस प्रकार से जो है इसका मध्य बिंदु कितना प्राप्त हुआ है 1 और -2। आगे चलिए सवाल में।
यह सवाल बहुत ही ईजी है। कह रहा क्या सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h और टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है हमको जो है तीनों चीज़ ज्ञात करना होगा। जैसे कि सेक थीटा बराबर कितना 13/12 यानी कि h/b है, तो हमको p हर हाल में चाहिए, p हर हाल में निकालना होगा। तो p बराबर क्या फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर जब करते हैं तो 169 और सॉरी यहाँ पे कितना 12, कितना है 12 का जब स्क्वायर करते हैं 144। 169 में से अगर 44 को घटाते हैं कितना आता है √25 और √25 का वर्गमूल कितना 5। इस प्रकार से जो है HBP यानी कि तीनों हमको मालूम हो गया। और जब तीनों मालूम हो गया है तो इसको जो है फार्मूला पर हम बैठाते जाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर b/h और इसका बराबर कितना मान निकला है 13/12। टेन थीटा बराबर p/b यानी कि इसका निकला है 5/12। और दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, कॉस थीटा बराबर 12/13 और टेन थीटा बराबर कितना 5/12। दोनों के एलसीएम 156, इससे इसमें भाग दिए हैं कितना आया है 12 को 12 से 144, 12 से 156 में आ गया कितना 13 को 5 से 65। दोनों को जोड़ें कितना आया है 209 कितना 156। आइए एक और सवाल को देखते हैं। सवाल में करा है किसी वृत्त का केंद्र, या कोई वृत्त है और वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है वो, किसी वृत्त का केंद्र से 13 सेमी दूरी पर 13 सेमी यह केंद्र है, इससे 13 सेमी दूरी पर कोई बिंदु क्या है Q है, क्या है Q है, कोई बिंदु Q खींचा गया है, कोई बिंदु Q खींचा गया है और वो भी स्पर्श रेखा है। तो उसका लंबाई ज्ञात कीजिए जहाँ वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेमी है। इसको थोड़ा बढ़िया समझ लीजिएगा क्योंकि हम इसको ढंग से नहीं बताए। कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र से, किसी का वृत्त का केंद्र से, कोई वृत्त का केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर जो है 13 सेमी की दूरी पर किसी बिंदु Q से कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है और वह स्पर्श रेखा का जो है नाम क्या है PQ, क्या है PQ। तो कह रहा है PQ की लंबाई क्या होगा, फिर एक बार समझिएगा। कह रहा है क्या कोई एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र बिंदु O है, O से जो है कुछ दूरी पर कोई बिंदु Q है और यह Q तक जो है 5 सेमी त्रिज्या वाली दूरी से जो है कोई रेखा खींचा गया है जो कि वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो कह रहा है बताइए कि यह जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है ये रेखा, तो यह रेखा की लंबाई क्या होगा, रेखा की लंबाई क्या होगा। तो इसमें जो कुछ भी नहीं है थोड़ा इसको समझ लीजिए। तो ये जो है सबसे बड़ा रेखा जो है यह 13 सेमी, यह हो गया आपका कर्ण और यहाँ से यहाँ तक यहाँ जो स्पर्श कर रहा है इसका लंबाई कितना है 5 सेमी, यह हो गया आपका त्रिज्या यानी कि ये हो गया आपका क्या B, क्या हो गया B यानी कि आपको P दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है, सॉरी आपको H दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है H दिया हुआ है। इसके बाद जो है B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, B दिया हुआ है, निकालना है आपको क्या P यानी कि आपको कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है, निकालना है आपको क्या लंब। तो लंब निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ तो लंब क्या है PQ, तो PQ बराबर हो जाएगा क्या OQ माइनस OP, हो जाएगा क्या PQ बराबर OQ माइनस OP का होल स्क्वायर यानी कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसीलिए रूट अंडर कर्ण बराबर कितना आपका 13 का स्क्वायर माइनस आपका जो आधार बराबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 13 का जब स्क्वायर करते हैं 169 माइनस कितना 100 माइनस कितना 25 माइनस कितना 25, तो 169 में अगर 25 घटता है तो कितना आ जाता है 144 और 144 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो आता है कितना 12। तो कह रहा है कि बताइए स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना आ गया है 12, कितना आ गया है 12। आइए और एक सवाल को देखते हैं जो कि 34 नंबर का सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले हम फिगर को देख लेते हैं। कह रहा है चित्र से, कह रहा है चित्र से यह एक वृत्त है, क्या है यह एक वृत्त है और हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त में जो है कुल 360 डिग्री कोण बनता है, कुल 360 डिग्री कोण बनता है। और इसमें कह रहा है कि इसका जो है केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O है और केंद्र से कुछ दूरी पर जो है एक बिंदु T खींचा गया है और इस पर दो स्पर्श रेखा है, एक का नाम है PT, दूसरा का नाम है क्या QT।
क्या क्यू टी, जहाँ पर जो है कोण ओ बिंदु पर जो है कोण कितना डिग्री बन रहा है 110 डिग्री का बन रहा है, कितना 110 डिग्री का। तो कह रहा है कि कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू कोण, ये कोण कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि यह कोण जो है कितना डिग्री का होगा, कितना डिग्री होगा। तो चित्र में दिया है टी पी, यहाँ दे दिया क्या ये टी पी, और दे दिया क्या टी क्यू, ये टी क्यू भी दे दिया है। और जब भी स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो उसमें हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है, कितना डिग्री का 90 डिग्री का। जब यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा यहाँ 90 डिग्री का, तो यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री कोण बनेगा, कितना बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमको निकालना क्या है पी टी क्यू निकालना है, यानी कि ये कोण ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, दिया है कि दो स्पर्श रेखा है, एक है कोण पी और दूसरा है क्या क्यू, और कोण पी बराबर कितना 90 डिग्री और कोण क्यू बराबर कितना 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है, क्या बन गया है चतुर्भुज बन गया है। और चतुर्भुज में जो है चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसीलिए कोण पी कोण क्यू प्लस कोण ओ और कोण टी बराबर कितना 360 डिग्री, और कोण पी बराबर 90, क्यू बराबर 90, कोण ओ बराबर कितना 110, सबको जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 290, और कोण टी बराबर 360। इसीलिए कोण टी बराबर 360 माइनस 290 बराबर कितना आएगा 70। एवं प्रकार से जो है कोण टी कितना आया है 70 आया है। और एक सवाल देखिए, सवाल का रहा क्या, यदि सममित बंटन का माध्य एवं माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। कह रहा माध्य बराबर कितना 26.8 और माध्यिका बराबर कितना 27.9, तो कह रहा बहुलक ज्ञात कीजिए। हमेशा यह चीज़ याद रखिएगा कि जब माध्य माध्यिका बहुलक तीनों एक साथ में रहे और कहे जब बहुलक निकालने के लिए तो उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, क्या होता है माध्य होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना माध्यक बराबर कितना 27.9, तो लिखेंगे 27.9 माइनस 2 गुना माध्य बराबर 26.8, तो 26.8 ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं 87.7 माइनस 53 कितना 6, अब 87.7 में से 53.6 घटाए कितना आया 30.1। अब ये मैराथन का जो ये लास्ट वीडियो है, अंतिम वीडियो है, आइए अंतिम वीडियो को हम लोग जो है देखते हैं। अंतिम वीडियो में कह रहा है क्या, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 150 वर्ग मीटर है, तो हम लोग जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 150 दिया है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए भुजा क्यू, और हमको भुजा मालूम नहीं है, तो किससे निकलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल से। इसीलिए होगा 150 बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसीलिए भुजा स्क्वायर बराबर 150/6, और भुजा स्क्वायर बराबर 150 में अगर 6 से भाग दीजिएगा कितना आता है 25, इसीलिए भुजा स्क्वायर बराबर कितना 25, और भुजा बराबर हो जाएगा क्या √25, और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, तो निकल गया क्या आपका भुजा। अब आयतन ज्ञात करना है, आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू, तो 25 का क्यू बराबर कितना 125, कितना आता है 125। ये आपका मैराथन था, और इसमें जो है टोटल हम 36 क्वेश्चन बताए हैं, टोटल 36 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है काफ़ी हेल्पफुल है। 2027 में जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देगा उसके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है। और जो विद्यार्थी नहीं देगा अगला साल यानी 2028 में देगा, वह भी कृपया इसको देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल जो है अक्सर आपसे पूछा जाएगा। और यह मैराथन पहला है, यह मैराथन पहला है। इसी तरह का जो टोटल 15 मैराथन आएगा, और इसी तरह से जो है आपको डीपली ढंग से जो है अस्थिर से आपको समझाया जाएगा। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर और कमेंट तो दबा के कीजिएगा। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब जो है हमको जो है पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, इस ढंग का जो क्वेश्चन बनाने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों से कुछ हम मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ आपसे मांग रहे हैं कि लाइक क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए। क्योंकि इस ढंग का जो है मतलब कि क्वेश्चन जो है मतलब कि छाँट कर बनाने में और समझाने में जो है बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए जो आपसे यह मेहनत का हम रुपया नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे जो है इसके बदले में जो है दबा कर लाइक मांग रहे हैं, दबा कर क्या मांग रहे हैं लाइक मांग रहे हैं। थैंक्स।